के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिक्स जमीन पर हाथ रखे हुए कहता है कि अगर इसके साइज को देखा जाए तो ये लगभग में एक एडल्ट मेल लग रहा है और इस समय पर देखा जाए ये ट्री के आसपास जिस हिसाब से घूम रहा है तो मेरे हिसाब से वो यहीं थोड़ी देर पहले यहीं पर था। हाँ, मुझे मिल गया। और एक साइड से 12 सिंगा हो रहा है और मेन कैरेक्टर बताता है जहाँ पर नॉर्थन एम्पायर के ग्रासलैंड में जहाँ पर कोई भी एम्पायर की आवाज पहुंच नहीं सकती थी, वहाँ पर जहाँ पर दुनिया का पूरा पूरा अंत जैसा दिखता था, उस जगह पे तुम्हें हर समय देखना पड़ता था कि रात में कि तुम्हारे जो धड़ है उसके साथ में तुम्हारी गर्दन लगी हुई है या फिर नहीं, तुम्हें यह चेक करना पड़ता था। और जिक्स बहुत ज्यादा जो घूमने वाले लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जिनका कोई घर नहीं होता है, उनके एक कबीले से आता था और जिस समय पर उसको एक ऐसे टाइम पर छोड़ दिया गया था जिस समय पर उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर उसे किसने अबैंडन किया और उसे क्यों किया और क्या वो कभी अपने कबीले में वापस लौट भी पाएगा। उसने जिस समय पर लिखना नहीं सीखा था उस समय पर उसने डियर को मारना सीख लिया था और जब तक उसने चीजों को खरीदना नहीं सीखा था उससे पहले उसने बहुत सारी चीजों को अपने नीचे करना सीख लिया था। और अगर अच्छे तरीके से कहा जाए तो फिर वो एक बीस्ट था। और दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग उसको देख करके बात कर रहे होते हैं कि क्या वो जो बंदा है वो तो पक्का ही नॉर्थर्न ग्रासलैंड का है ना, और ऐसा लगता है कि वो बारबेरियन का डिसेंडेंट है। और क्या मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि वो लोग इंसानों का मांस खाते हैं। और तभी कोई उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। सामने दिखाया जाता है उसके छोटी एल्का आती है और जो जिक्स होता है वो बताता है मेरा नाम जिक्स है। एल्का उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है जिक्स, तुम एकदम भेड़िया के तरीके हो जो कि 2 पैरों के ऊपर चल रहा है। राइटर बताता है कि उस समय पर ये रियलाइज हुआ कि वो इस समय पर इतने समय तक अपनी जिंदगी को जैसे इधर उधर घूमते हुए बिता रहा था, जानवरों के बीच कहीं लेटना, कहीं साइड रोड पे लेटना या फिर ऐसे ही खुली मून के नीचे लेटना और एक बिल्कुल लोमड़ी के बच्चे के तरीके, मतलब भेड़िए के बच्चे के तरीके बिल्कुल लेटे रहना। और उसको छोटे पर ही अपने कबीले से अलग कर दिया गया था। और वो लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो जिक्स। जिक्स एकदम रोने लगता है और राइटर बताता है कि वो इतने पूरे समय तक एकदम अकेली जिंदगी को जिया रहा। जैसे ही पहले दिन वो अपने साथी से मिला, जिक्स को एकदम से अकेलेपन की फीलिंग का महसूस हुआ। एल्का और उसके फादर ने उसको अपनी फैमिली के अंदर में वेलकम किया। उसके बाद में उसने सिविलाइजेशन में रहना सीखा और सच बताऊं तो फिर उसी समय पर उसकी जंगलियों जैसी लाइफ वो एकदम बिल्कुल बदल करके रख गई और वो उसकी जो जंगली लाइफ थी सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी के रूप में ही रह गई। और उसी समय पर एक भेड़िए का बच्चा वो एक इंसान बन गया। और जिक्स अपने मन में कहता है कि लेकिन अगर उसको प्रोटेक्ट करने की अगर बात आती है तो फिर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी भी तरीके से जब चाहूँ उस समय पर बीस्ट बन सकता हूँ। मैंने उस रोड टेलर बंदे के बारे में बहुत सारे रूमर्स को सुना है। मैंने सुना है कि उसने टेस्ट में चीट किया था, उसी के साथ में प्रिंसेस को इंसल्ट किया था और जो टेलर की जूनियर थी उसको भी हैरेस किया था। बहुत तेज से भागते भागते जाता है, सामने दिखाया जाता है रोड टेलर बड़ा होता है जिसके की चोट लगी होती है और रोड टेलर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिक एकदम से आता है और रोड टेलर का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि हे एल्का कहाँ पर है, आखिर तुम इस समय पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। इसको सुनकर के रोड टेलर बोलता है कि रीडिंग रूम फ्लोर नंबर 3 और वो एकदम अपने रोड टेलर को फेंक करके वहाँ से भागने लगता है और जाता है, देखता है एल्का क्या तुम ठीक हो। एल्का दिखाया जाता है अच्छे तरीके से वहाँ पर लेटी होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक गॉड, सीरियसली थैंक यू। अगर अच्छे तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो सभी के सभी बुक के सेल्स हैं वो पूरे तरीके से एक अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। अगर कोई बड़ा इंसान भी होगा जो कि इसको उठाने की कोशिश करेगा उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो पक्का ही ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको एल्का ने रखा है। यहाँ पर पक्का ही किसी ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है और उसी के साथ में कर्टन्स को बंद करके रखा है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना देख पाए और कोई भी बाहर अंदर वाला बाहर ना देख पाए। और एक जगह पर हाथ रखता है जहाँ पर सामने तरफ में लिखा होता है कि जब तुम उठना तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहीं पर रुके रहना, सभी चीजें सुबह तक पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगी और तुम्हें बस देखना है जो एंट्रेंस है उसमें से कोई भी स्पिरिट ना आए और किसी भी स्पिरिट को गुस्सा में दिलाना और अच्छे तरीके से सोचना, कुछ भी बिना सोचे समझे मत करना। और वो अपने मन में कहता है कि एल्का को किसी ने प्रोटेक्ट किया है क्या खून, ये एल्का को तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उसी बंदे का है, ये तो उसी बॉडी के अंदर जा रहा है। मतलब कि उसने अपने घाव की चिंता करे बिना उसने उस एल्का को बचाने में इतनी ज्यादा मदद करी। एड रोड टेलर का है ये खून, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सीरियसली 3 घंटा पहले का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर रोड टेलर कहता है कि थैंकफुली मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी, इस वजह से मेरे पास में इतनी तो ताकत है, कम से कम मैं यहाँ से निकल तो सकता हूँ। और देखा जाए इस समय पर जो एपिसोड की प्रोसेसिंग थी वो पहले से बहुत ज्यादा तेज हो रही है। देख करके लगता है कि जो ग्रास्केन शो डाउन था वो स्टार्ट हो चुका है। और कर्टन को बंद करते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से जो टेलर है वो सारी चीजों को देख लेगा, लेकिन इस समय पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे सामने देखने की बिल्कुल भी जरूरत है, क्योंकि मैं ऐसी चीज को देखना तक नहीं चाहता जो कि मेन स्टोरी लाइन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करती हो, क्योंकि मैं जो फ्यूचर है उसको चेंज नहीं होने देना चाहता। इवन भले ही
टाइम वो एकदम गोल्ड के तरीके है, तो फिर मैं ऐसे बिना सोचे समझे बैठे तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस समय पर देखा जाए जो लो रैंक के स्पिरिट हैं वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे एंट्रेंस को रोकना पड़ेगा ताकि जो लो रैंक के स्पिरिट हैं जो बजर हो चुकी हैं वो अंदर ना आ पाए, और अपने इस जो शेल्टर है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और सारा काम कर लेता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से मैंने जो भी अपनी जो मीट लाया था मैं सूखी हुई उसको अपने पास रखता हूँ और रात भर यहाँ पर रिसर्च करता हूँ। रुको एक मिनट, जो जेनिका है उसकी पावर बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो एक साथ स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिट कनेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छी है। ये दोनों के दोनों स्टैट्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं स्पिरिट के साथ में कनेक्शन बनाने में। तो उसे डोमेन ऑफ टैलेंट के हिसाब से बताया जाए वो आसानी से कई सारे स्पिरिट को एक साथ ही कंट्रोल कर सकती है। देखा जाता है बहुत सारे लो रैंक के स्पिरिट होते हैं वो आ रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, थैंक यू खाने के लिए, और जाता है उन पर अटैक करता है जिससे कि उसकी जो एबिलिटी होती है वो पहले से बहुत बढ़ जाती है और उसकी जो स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग होती है मतलब स्पिरिट्स को समझने की क्षमता वो लेवल 7 पर पहुंच जाती है। मेन कैरेक्टर उसको देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर मेरे फायर का 1 पॉइंट और बढ़ जाता तो फिर मैं लेवल 13 पर पहुंच जाता, और क्या मुझे जो स्पिरिट कनेक्शन है उसमें अगर मैं 15 पर पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरे हिसाब से मैं स्पिरिट कॉन्टेक्ट भी बना सकूंगा। वेल मैंने अपनी लिमिट्स को पुश कर दिया है तो फिर ये चीज मेरे लिए पहले डेंजरस हो सकती थी, तो फिर मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पर जिक्स आता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। मेन कैरेक्टर जिक्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो अपनी आंखों को तो बंद नहीं कर सकता है, देख रहा है जब वो कि मेरी हालत खराब है। उसी के साथ में जो एलिका है वो अच्छे तरीके से लेटी हुई है, मुझे लगता है कि मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और बोलता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जो बोलता है जिक्स वो अपने मन में कहता है कि क्या ट्रेनिंग, आखिर कोई पागल भी होगा वो भी देख के बता सकता है कि तुम बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। और बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अब मुझे समझ में आ चुका है तुम किस प्रकार के बंदे हो, और मुझे लगता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे। वेल मैं सच बताऊं तो फिर मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और उसके सामने झुक जाता है और बोलता है सीनियर एडी थैंक यू, आज आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है जिस वजह से मैं आपके कर्ज में हूँ, मैं पक्का ही इसको किसी न किसी दिन चुका दूंगा। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वेल देखा जाए तो जो एल्का है वो जिक्स की लवर है, तो इस वजह से जो जिक्स है उसके लिए एल्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके बारे में पूरे तरीके से भूल गया था। लेकिन ये जो बंदा है वो टेलर का दोस्त है, और ये जो स्टोरी लाइन है उसमें शुरू में ही टेलर का दोस्त बन जाएगा, ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और उसे बोलता है कि वेल देखा जाए इस समय पर सिचुएशन को देख करके मुझे लगता है कि तुम स्टूडेंट सेंटर को छोड़ करके यहाँ पर भागते हुए आए हो, अगर तुम्हें कंफर्म हो चुका है कि एल्का सेफ है तो फिर जल्दी से जल्दी जाओ और तुम्हें जो करना चाहिए वो करो, जा करके जाओ दोबारा से स्टूडेंट सेंटर में लौट जाओ जा करके। और कहता है अपने मन में कि तुम यहाँ से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करते हो, और उसे कहता है कि जाओ और टेलर की मदद करो, और वो जो भी कहे अगर तुम वो करते हो तो फिर बस मैं इसको ही समझ लूंगा कि तुमने मेरा कर्ज अदा कर दिया। इसको सुन करके जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब वो टेलर मैकलॉय, तो मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ मेरा मतलब वही था। वो बंदा सच में बहुत ज्यादा अच्छा है जो कि कभी भी जो भी फेलियर होते हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से अवॉइड करता है। तो वो लड़का जिक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम टेलर के बारे में इतना ज्यादा हाई क्यों सोचते हो, और तुम तो उससे कभी भी बात भी नहीं करते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं बात करता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि जो फायर स्पिरिट है तरकान उसका जो सेल है उसको सिर्फ और सिर्फ टेलर ही तोड़ सकता है अपने एलिमेंटल स्लैश का यूज करके। और बताता है कि सीन 9 में जो टेलर है वो एक जगह पर जा करके एलिमेंटल स्लैश को सीखेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसी वजह से जो टेलर है वो उस फायर स्पिरिट के जो सेल है उसको आसानी से तोड़ पाएगा। तो वो बंदा भी जिक्स भी बोलता है कि थैंक यू आपकी एडवाइस के लिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाओ, मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल स्टोरी सही तरीके से जाएगी। फिर एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि रुको एक मिनट, ये क्या बकवास है। जो वो बंदा है जिक्स वो अभी तक टेलर का दोस्त नहीं मिला बना है, और सीन 9 में दिखाया जाता है जब असेसमेंट टेस्ट हो रहा होता है उस समय पर एक डुअल के अनुसार तो जो जिक्स होता है वो आसानी से टेलर को हरा देता है, लेकिन उस समय पर टेलर जिक्स को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर देता है जिस वजह से ये दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। और जो वो टेलर अटैक करता है जिससे बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर देता है वो होता है एलिमेंटल अटैक। और यहाँ पर फाइनल चैप्टर तक भले ही ये 30 दिन पहले ही हो चुका है ओरिजिनल स्टोरी से, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि अभी तक ये दोनों के दोनों दोस्त नहीं बने हैं, और एलिमेंटल अटैक टेलर के पास वो भी नहीं है। इस समय पर टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फायर स्पिरिट तरकान से लड़ सके। मुझे तो ये बहुत ज्यादा देर में रियलाइज हुआ, और इस समय पर देखा जाए मैं पहले से ही इस जो भी चीजें हैं इनका पूरे तरीके से एक हिस्सा बन चुका हूँ, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। देखा जाता है वो लड़का जिक्स आता है और सभी लोगों से
से माफी मांगता है। प्रिंसेस बोलती है इसको भूल जाओ, भले ही तुम यहाँ पर नहीं थे, हम लोग उससे बहुत ज्यादा आसानी से हार गए और रेड का पहला जो अटेम्प्ट होता है वो फेल हो गया होता है। एक बंदा जो कि रॉयल गार्ड होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस हम लोगों को थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए और दोबारा से लड़ना चाहिए जब तक रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी और मैं दोबारा से अटैक करूंगा, तब तक मेरा जो पैर है वो भी ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस बोलती है तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल सही तरीके से चल भी नहीं सकते हो, तुम्हें यहीं पर रेस्ट करना पड़ेगा। इसको सुनकर के वो बोलता है कि अगर आप चाहती हैं, मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हैं, तो फिर मुझे आज जाकर के लड़ाई करने दीजिए। इसको सुनकर के प्रिंसेस बोलती है कि क्लियर, तुमको पता है ना मेरे पास में भी एक दिल है, और अपने मन में बताती है कि फॉर्चुनेटली जो सभी की सभी टीम थी वो वापस आ गई, उसी के साथ में जो प्लेयर था वो उसकी जो स्क्वाड थी उसमें से कई सारे लोग इंजर्ड हो गए, क्या यहाँ पर कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का? और बोलती है कि चलो अब हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं तरकान को यहाँ पर एलिमिनेट करने का। तभी कोई बोलता है कि हम लोग के पास में बिल्कुल भी चांस नहीं है अब तरकान को जो हम लोग एलिमिनेट कर पाए। अगर समिनिंग रिचुअल को देख करके ऐसा लगता है कि जल्द ही ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसेस उसको देखते हुए बोलती है कि क्या तुम और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये लास्ट चीज थी जो कि मैं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और बोलता है कि चलो हम लोग रेड टीम को 2 में बदल लेते हैं और मैं एक टीम की जो सारी जो चार्ज है मैं लेने वाला हूँ, और अपने मन में बताता है कि अब से मैं जो मेन स्टोरी लाइन है उसमें भी कुछ ऐड करने वाला हूँ। और बोलता है कि जो टीम है उनको हम लोग 2 में बदल लेते हैं, और इसको देख करके सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि क्या एडवर्ड टेलर। और वो जो बंदा होता है, एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा डरपोक होता है, वो बोलता है कि हे क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं? तभी एकदम से जिक्स उसको रोक लेता है और बोलता है कि रुक जाओ क्लेवियस, उसकी बातों को सुनो। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि हम लोगों को अगर जो फायर स्पिरिट है उसको खत्म करना है तो फिर हम लोग को जेनिका को ओवर पावर्ड करना पड़ेगा। कि देखा जाए जो फायर स्पिरिट है उसको हराना एकदम बिल्कुल असंभव जैसा है, तो फिर हम लोग को उसका अगर अटैक करेंगे तो फिर उसके सेल को ही कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक जो टीम होगी वो जा करके फायर स्पिरिट को गुस्सा दिलाएगी, उस समय पर जो दूसरी टीम होगी जा करके पीछे से घुस जाएगी और जेनिका को वहाँ पर बचाएगी जा करके। तो इसको सुनकर के लोरेथिल बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि हम लोग तरकान के खिलाफ में खड़े हो पाए। ये कोई कॉम्बैट प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल से ही लक के बदौलत अभी बच करके वापस आ पाए हैं। अगर ये सोचो कि क्या हो जब जो वो गुस्सा दिलाने वाली टीम जाए और वहाँ पर फेल हो जाए, और क्या हो अगर हम लोग की सिचुएशन खराब हो तो जो गुस्सा दिलाने वाली टीम हो वो मारी जाए, और उस समय पर जो दोनों की दोनों स्पिरिट होंगी वो दूसरी जो टीम होगी उसकी तरफ अटैक करने के लिए चली जाएंगी। अगर ऐसा होगा इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इसको सुनकर ये मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम तभी रिस्क को जान सकते हो जब तुम्हारे पास में इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो। यहाँ पर हम लोग के पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जेनिका को जल्दी से जल्दी टेक डाउन करें, उसी तरीके से जो तरकान है वो भी पावरलेस हो जाएगा। तभी पीछे से जिक्स आता है और बोलता है कि लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर कौन होगा जो कि गुस्सा दिलाने वाली टीम में जाएगा। मैं इसको गुस्सा दिलाने वाली बोल रहा हूँ, ठीक है? उन लोगों ने थोड़ा मतलब चारा टाइप वाला बोला है, लेकिन मैं इसको गुस्सा दिलाने वाली बोलूंगा, ठीक है? तो तभी एक लड़की बोलती है कि क्या वो बंदा नहीं होना चाहिए जो कि खुद सुसाइड कमिट करना चाहता हो। तभी एकदम से कोई हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं, दिखाया जाता है वो टेलर होता है, वो बोलता है कि मैं करने वाला हूँ। इसको सुनकर के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हें बिना सोचे समझे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम डेफिनेटली ही दूसरी टीम में जाने वाले हो, और उसको वहाँ से भगाने लगता है। इसको सुनकर के टेलर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ तो मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ कि मुझे ही वहाँ पर जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती समझ ली है, हम लोग किसी को सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे हैं, और हम लोग को एग्जैक्टली आधे नंबर में बचने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। क्लेवियस और लोरेथिल मेरे साथ में चलेंगे और हम 3 लोग जा करके ही तरकान को वहाँ पर अपनी तरफ गुस्सा दिलाएंगे। और इसको सुनकर के जो क्लेवियस होता है वो तो बोलता है कि क्या मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। लोरेथिल बोलती है कि नहीं, मेरे हिसाब से मैं रिस्पेक्टफुली इसको मना कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि भरोसा करो, मुझे एक रास्ता पता है, मैं जा करके उसके पैरों को बांध दूंगा और उसे उठा के पटक दूंगा। इसको सुनकर के जो क्लेवियस होता है वो बोलता है कि क्या तरकान से फाइट करना, वो भी एडवर्ड टेलर के भरोसे, बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे अच्छा तो मरना ही पसंद करूंगा। और जो लोरेथिल होती है वो बोलती है कि लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि हम लोग के पास में ज्यादा टाइम नहीं है तो बर्बाद मत करो। और तभी पीछे से प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कुछ भी तुम्हारी चीज में, तुम्हारी जो बातें हैं उनमें कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर तुम्हारी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा ऑर्डर है प्रिंसेस एलियाल क्लियोल का, क्लियोल एम्पायर के प्रिंसेस के तौर पर हम लोग 2 टीम में बदलेंगे, इसमें से एक टीम में टेलर, जिक्स, एल्विरा, आइला और मैं होंगी जो कि जा करके दूसरी जगह पर जाएंगे, और जो दूसरी टीम होगी क्लेवियस, लोरेथिल और रोड टेलर की, वो लोग जा करके गुस्सा दिलाएंगे उस फायर स्पिरिट को। और लास्टली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जस्ट इन केस प्लीज वहां से वापस जिंदा आना। सीन से ठोकर के दिखाया जाता है नाइल हॉल का सीन, मतलब जो हॉल है कॉरिडोर, उसको उन लोगों ने नाम दे दिया है नाइल हॉल, ठीक है?
वहाँ पर दिखाया जाता है सामने की तरफ में फायर स्पिरिट होती है और लोरेथल उसको देखते हुए बोलती है कि आखिर हम लोग कैसे उस जो छिपकली है उसको हराने वाले हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, बस तुम्हें वही करने की जरूरत है। अगर सारी चीजें मेरे प्लान के अनुसार गई तो फिर हम लोग डेफिनेटली ये जीतने वाले हैं और आगे की तरफ में भागने लगते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि डोंट वरी क्लेवियस, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बताता है क्लेवियस देखने में भले ही बहुत ज्यादा डरपोक बंदा लगता है, इसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन ये एक टॉप क्लास का स्टूडेंट है। और बोलता है कि क्लेवियस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हम लोग के साथ में ये आसानी से कर पाओगे। और जो क्लेवियस होता है मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये जो कमीना है पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, क्या उसके पास में सच में एक तरीका है उसको हराने का। और सामने की तरफ में देखता है जो वो फायर स्पिरिट होता है, उसके पीछे एक गेट होता है, उसको देखते हुए बोलता है कि उस गेट के पीछे ही जेनिका फेलवर है और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तरकान को थोड़ा सा गुस्सा ही दिलाना है। उस समय पर जब मैंने प्रिंसेस को देखा इतने ज्यादा एटीट्यूड में, तो मैं भी कन्विंस हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, तो फिर मैं कुछ न कुछ अपने साहस को बढ़ा करके आगे लड़ने जा ही सकता हूँ। और एकदम बिना सोचे समझे आगे की तरफ में भागने लगता है। फिर जैसे फायर स्पिरिट अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, वो बोलता है कि वो अटैक करने वाला है, बैटल स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी बताओ उसको गुस्सा कैसे दिलाना है। लेकिन पीछे मुड़ करके देखता है, पीछे वो दोनों लोग एकदम गायब होते हैं। धोखा मिला रहे और जो फायर स्पिरिट होता है वो भी एकदम शांत खड़ा हो जाता है, क्लेवियस भी शांत और एकदम घबराने लगता है। फायर स्पिरिट पीछे से बहुत तेज से घुर्राता है और उसके पीछे पड़ जाता है। क्लेवियस बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे ट्रिक कर दिया, आखिर तुम लोग ये चीजें मेरे साथ में क्यों कर रहे हो, तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, जल्दी से जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे नफरत है। नहीं, मुझे इस पूरी दुनिया से ही नफरत है। सीन सिर्फ करके दिखाया जाता है, ये लोरेथल होती है, वो कहीं पर जा रही होती है और पुरानी बात को याद करती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर लोरेथल को रोकते हुए बोलता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से तुम निकल जाओ, क्योंकि हम लोगों ने क्लेवियस को वहाँ पर भेज दिया है, तो हम लोग का काम हो चुका है। इसको सुन करके वो बोलती है कि तो अंत में तुम जा करके क्लेवियस को सैक्रिफाइस ही करने वाले हो। वेल ये एक बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसानियत के नाते अच्छा नहीं लगता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहली बात कि हम लोग उसको सैक्रिफाइस के रूप में बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। वो बंदा भले ही देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगता हो, लेकिन फिर भी वो एक टॉप क्लास का स्टूडेंट है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो आगे जाकर के तुम निभाने वाली हो लोरेथल। हम लोग को बाहर जो नाइल हॉल होता है उसके बाहर साइड का सीन दिखाया जाता है और पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम जा करके सबसे पहले जो दूसरी टीम है उसके लिए जो एंट्री पाथ है उसको क्लियर करोगी। उसके अलावा जो तरकान को क्रिटिकल हिट देना है वो भी तुम ही देने वाली हो। और जो लोरेथल होती है वो कई सारे अपना मैजिक का यूज करती है और बोलती है कि वेल मेरे हिसाब से हम लोग को कभी भी किसी के भी कैरेक्टर के बारे में सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स से नहीं सोचना चाहिए। पुरानी बात को याद करती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ कि दूसरे लोग इस चीज के लिए हेजिटेशन करेंगे और खुद पर ही डाउट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तुम इन चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी हो। दिखाया जाता है लोरेथल अटैक करती है और बहुत तेज से अटैक करती है सामने की तरफ में, जिससे सामने का जो कॉरिडोर होता है वो टूट जाता है दीवार और सामने से सभी के सभी लोग आ जाते हैं। और लोरेथल बोलती है कि जल्दी जल्दी आ जाओ और पुरानी बात को बताती है कि अगर अच्छे तरीके से सोचा जाए तो जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग में उस समय पर मैंने जो नेल हाल था उसकी सीलिंग मतलब कि छत को एक फॉरबिडन लेवल की मैजिक का यूज करके आराम से तोड़ दिया था और मेरे हिसाब से इसी वजह से उसने मुझे इस काम के लिए चूज किया। सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो एड रोड टेलर। और बोलता है और बोलती है कि एनीवे यहाँ पर जो एंट्री पाथ है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, अब जो चीज बची है वो है। दिखाया जाता है क्लेवियस का सीन जो कि बोलता है कि तुम रोड टेलर और उसी के साथ में लोरेथल, तुम दोनों, मैं पक्का ही तुम लोगों को मार दूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला हूँ। और पुरानी बात को याद करती है लोरेथल, बोलती है कि अगर सारी चीजें सक्सेसफुली गई तो फिर जो रेड टीम है वो बिना तरकान से एनकाउंटर करे ही अंदर की तरफ में चली जाएगी और जो क्लेवियस और मैं होंगे उनको जाकर के तरकान से अब लड़ना पड़ेगा। लेकिन तरकान के खिलाफ लड़ना वो भी उस प्लाजा के अंदर तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और जो तरकान है उसको ऐसे हराना एकदम असंभव होने वाला है। और क्योंकि ये इस वजह से होने वाला है क्योंकि तुम देख ही सकते हो जो वो फायर स्पिरिट है उसके आसपास में एक सेल जैसा है जो कि बिल्कुल टूटता ही नहीं है। इसको सुन करके लोरेथल भी बोलती है कि हाँ मैंने प्रैक्टिस के दौरान उस पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी उस पर एक खनोज तक नहीं आई थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ लेकिन हम लोग इसका यूज करके उसको मारने वाले हैं, अपना हम लोग इसी का यूज करके कई सारे माना को जमा करने वाले हैं। और भागते हुए कहता है कि लोरेथल एकदम सही थी, किसी भी एलिमेंटल स्लैश के बिना उसको हराना एकदम बिल्कुल ही मुश्किल है। और दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जगह पर आ जाता है, लात मार के गेट को खोलता है और बोलता है कि इस समय पर जिस चीज की हम लोग को जरूरत है वो है बहुत ज्यादा ताकतवर एक ब्लास्ट की। सामने दिखाया जाता है वहाँ पर लूसी सो रही होती है, भाई इतने भड़कंप के बीच में ये बच्ची सो कैसे सकती है, आई मीन लड़की। और फिर अपना मेन कैरेक्टर पुरानी पूरी जो गेम की सेटिंग होती है
है उसको याद करता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिनको इतनी ज्यादा अचीवमेंट मिली है कि उनको इन चीजों के बारे में भी पता हो, लेकिन मैं इन चीजों को अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि मैंने इस गेम को कई बार खेला हुआ था। बताया जाता है इस सभी की सभी जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में जो लूसी थी वो छत पर ही सो रही थी और मेन कैरेक्टर उसको उठाता है। लूसी बोलती है कि हाँ आखिर ये हिल क्यों रहा है, मैं अभी भी एक झपकी लेना चाहती हूँ। और एक्चुअली झपकी मतलब एक छोटी सी नींद को कहते हैं, ठीक है। और इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि आखिर वो इतने सारे जो लड़ाई चल रही है नीचे इसके बीच में कैसे झपकी ले सकती है और आखिर इसको झपकी भी कैसे बोल सकते हैं, वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो रही है। और बताता है कि देखा जाए तो जो लूसी है उसके पास में कोई भी जगह नहीं थी सोने की क्योंकि वो जो शेल्टर था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसने रूफ टॉप को चुना सोने के लिए। या फिर एग्जैक्टली ये कहा जाए कि ये एक बहाना था ताकि जो राइटर है वो किसी भी तरीके से जो वो है लूसी वो इतनी जो ताकतवर कैरेक्टर है उसको इस स्टोरी लाइन से अलग रख पाए, क्योंकि जो जेनिका थी वो बिल्कुल भी अच्छे शेप में नहीं थी क्योंकि पहले माया उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो फिर जो लूसी थी उसने अपने लास्ट जितना भी मैजिक था उसका यूज करके इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर के आ गई। उसके बाद में वो मैजिक कम होने के कारण यहाँ पर ही सो गई। वेल ये सारी की सारी चीजें गेम वाले ने इसी वजह से करी थी ताकि ये जो ओवर पावर्ड पर्सन है इस सिनेरियो से दूर ही रहे। और एकदम से मेन कैरेक्टर जर्की निकालता है और जैसे ही वो स्मेल को सूंघती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपनी आंखों को खोल लेती है। मेन कैरेक्टर उठाता है और उसको उसके मुंह के अंदर ठूस देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इस सब को खा लो। और उसको पकड़ता है और बोलता है कि क्या मैं उसको उतनी ज्यादा दूर फेंक पाऊंगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं ये मिलिट्री में बहुत बार कर चुका हूँ। और बोलता है कि सभी के सभी लोग झुक जाओ। दिखाया जाता है जब फायर स्पिरिट होता है वो एकदम अटैक करने वाला होता है और जो लूसी होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। दिखाया जाता है जो फायर स्पिरिट होता है उसके हमले के सामने से ऐसे लूसी आ जाती है और लूसी जैसे ही उसको खा लेती है तो उसको गुस्सा आ जाती है। उसके बाद में वो अपनी डिवाइन पनिशमेंट का यूज करती है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सबके सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर सच में बताया जाए ये जो इतना ज्यादा खतरनाक अटैक है लूसी का, इसके सामने जो तरकान का सील्ड है वो भी बिल्कुल पूरे तरीके से टूटने वाली है और इवन इस समय पर मैं भी उसको जा करके आसानी से डैमेज दे सकता हूँ। और अगर कोई भी उसको जो भी हराएगा लास्ट में उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं। और अब मैं इतनी ज्यादा दूर आ चुका हूँ तो फिर मैं भी इसके लिए कुछ न कुछ तो लेने वाला हूँ और जो लास्ट का हिट होगा वो मैं ही करने वाला हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं। और भाई सब क्या मस्त तरीके से भाग के आ रहा होता है। और फिर तुरंत सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है हम लोग को जेनिका के थोड़े पास्ट का सीन, जहाँ पर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है मेरी प्यारी बेटी जेनिका। और सभी के सभी लोग जो भी उसके फ्रेंड होते हैं वो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है कि तुम मेरी दोस्त हो जेनिका। और कोई बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा हम लोग को प्राउड है क्योंकि तुमने हमारी कॉम्बैट एक्सरसाइज नहीं करके थी जिन्होंने सेकंड ईयर की नाक बचा ली और ऐसे अलग अलग लोगों की वो बातों को याद कर रही होती है और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है, कोई उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता है। मतलब यार अकेलापन होता है, लोग सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को देखते हैं और उसके पीछे जो दुख होता है उसको भूल जाते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सभी के सभी जो दूसरी टीम होती है वो जेनिका के सामने पहुंच जाती है और जेनिका सामने देखते हुए बोलती है अपने मन में कि मेरे हिसाब से कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से मुझे स्माइल करके इनको ग्रीट करना चाहिए। और बोलती है वेलकम। दिखाया जाता है पीछे की तरफ में उसके पीछे जो ग्लास केन होता है वो होता है और भाई साहब ग्लास केन की छाती पर जेनिका लगी होती है। कुछ भी कहो भाई जेनिका बैड लगती है। और दिखाया जाता है ग्लास केन एकदम समन हो रहा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके छाती साइड पे जेनिका लगी होती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लोग जेनिका के साइड पे पहुंच गए हैं। मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ ये पूरा सिनेरियो सुबह तक पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। फॉर्चुनेटली मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ हूँ। और जाकर के लोरेथिल से पूछता है कि आखिर लूसी कहाँ पर है। इसको सुनकर के लोरेथिल बोलती है कि वो यहीं कहीं लुढ़कते लुढ़कते कोई कोने में पड़ी होगी। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे हिसाब से ये अच्छा रहता कि अगर लूसी ही अटैक करके लास्ट में इसको मार देती। तो लोरेथिल बोलती है कि वेल मैं पक्के तरीके से बोल सकती हूँ कि अब उसके पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होगी। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो जो भी हो तो लगता है कि हम लोगों को ये खत्म करना पड़ेगा। तो लोरेथिल बोलती है कि हम लोग यही करने को सोच रहे थे लेकिन अब मेरे पास में भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है क्योंकि मैंने अभी आइस क्यूब का अटैक कर दिया जिस वजह से मेरी कई सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो हम लोग को उसके गले पर अटैक करना पड़ेगा और जो तुम्हारा आइस मैजिक है वो भी सही तरीके से एकदम करेक्ट कट को नहीं दे पाएगा गले में, तो मैं जाकर के इसको करूंगा। इसको सुनकर के लोरेथिल बोलती है कि सीनियर आप भी तो एक मैजिक के स्टूडेंट हैं तो आप आखिर कैसे ही एक उसके गले को काटेंगे? क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर क्लेवियस एक तलवार को उठा करके उसके पास जाकर के उसके गले को काट दे? तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि क्या उसकी कंडीशन को देख करके तुम्हें लग रहा है कि वो ये कर पाएगा? तो लोरेथिल बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव लगा रहा हूँ तुम्हारे भरोसे पर, तो फिर अच्छे से करना, ठीक है ना? तो वो बोलती है कि इन शब्दों को कहना तो बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये ऐसा समझ लो एक गैम्बल के तरीके है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है क्योंकि किसी की जिंदगी का जो प्राइस है वो बिल्कुल भी
भी कम नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो वो बोलती है कि क्या इन्वेस्टमेंट, इस एरिया की तो मैं बॉस हूँ और वेल मुझे तुम प्रिंसेस से ज्यादा पसंद है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती रहती है एक राजा के तरीके, क्योंकि उसके पास में एक रॉयल ब्लड लाइन है। वेल अगर तुम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो मेरे लिए, तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाती हूँ तुम्हारे लिए, मैं अपनी पूरी ताकत को लगाने वाली हूँ। और देखा जाता है जो वो क्लेवियस होती है, वो क्लेवियस होता है, वो भी वहीं पर पूरा थक करके गिर पड़ता है। मेन कैरेक्टर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और बोलता है कि ये जो फायर स्पिरिट और मैं है, हम दोनों के दोनों एक ही ऐसा समझ लो रस्सी पर हैं, हम लोग को एक ना एक दिन खत्म ही होना है एक साइड कैरेक्टर के रूप में। लेकिन मैं आगे जा करके अब अटैक करने वाला हूँ और अपने मैजिक को बनाने लगता है। तभी एकदम से कुछ आवाज आती है और एक बहुत बड़ा लाल कलर का हाथ जैसा निकल आता है। इसको देख करके क्लेवियस बहुत ज्यादा डर जाता है और मेन कैरेक्टर अपने इसको देख करके अपने मन में कहता है कि ये ग्लासकेन का राइट हैंड मैन है। इसका मतलब ये है कि जो टेलर की पार्टी है वो लास्ट फेज पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि चीजें पूरे तरीके से सही जा रही हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सीन को देखने से किसी की भी जो नजरें हैं पूरे तरीके से उसी तरफ चली जाएंगी। तो क्या जो लोरेथेल है उसका भी ध्यान भटक चुका है और बताता है कि लेकिन जो लोरेथेल थी उसने एक भी गलती नहीं करी, उसी के साथ में मैंने भी कोई गलती नहीं करी। और जा करके उसी सेम टाइम पर दिखाता है जाता है और एक विंड स्लैश का यूज करता है और कहता है कि मैंने इस वजह से गलती नहीं की क्योंकि मैंने इस अटैक को हजारों बार इसको ट्राई करके रख लिया था और एक ही अटैक में उस फायर स्पिरिट ग्लासकेन का गला काट देता है। उसके पास लिख करके आता है कि तुमने हाई रैंक के फायर स्पिरिट तरकान, इसका नाम तरकान था, सॉरी मैंने ग्लासकेन बोल दिया था, ग्लासकेन को जो मेन स्पिरिट थी उसका था, उसको हरा देता है, मार देता है। और वहाँ पर उसको बहुत सारे स्पिरिट के जो मैजिक का पॉइंट होते हैं वो मिलने लगते हैं, उसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। बताया जाता है तुम्हारा स्पिरिट कॉन्टेक्ट स्लॉट खुल चुका है और अब तुम एक स्पिरिट के साथ में कॉन्टेक्ट भी बना सकते हो। मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ में देखता है और दिखाया जाता है जो टेलर होता है वो उसी हाथ की तरफ में बढ़ रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो वो टेलर है और मेरे हिसाब से वो आगे जा करके सच में इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट है, उसको देख करके लग रहा है। वो टेलर ऊपर की तरफ में जाता है और एकदम पूरे हाथ के ऊपर कट जैसे बन जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। टेलर एकदम नीचे की तरफ में गिरने लगता है और एकदम से बहुत ज्यादा तेज से कुछ रोशनी टाइप में होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और सुबह का टाइम हो जाता है। देखा जाता है वो तीनों के तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और अपनी लूसी भाई एक नंबर कैरेक्टर है, मस्त सोने में व्यस्त। और जो लोरेथेल होती है वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की, लेकिन वो ज्यादातर लोग बिल्कुल ही डरपोक होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा क्या ऐसी बात है? तो लोरेथेल बोलती है कि आखिर सीनियर तुम्हारे पास में क्या गलत है? तुम अभी एकदम मौत की सिचुएशन से निकल के आए हो तो फिर तुम्हारे अंदर बहुत सारे सेंटीमेंट होने चाहिए थे। चलो मैं फिर से तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम है लोरेथेल कैचलैन। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेलो, और जैसे ही वो हाथ मिलाता है तो फिर जो लोरेथेल होती है वो उसको फिर से कॉइन पकड़ा देती है और बोलती है कि मैं इस बार जीत गई। जब तुम अब बिल्कुल भी अब तैयार नहीं थे तब मैंने इसका यूज किया, तो अब तुम्हें भी मुझ पर एक फेवर करना पड़ेगा, है ना? तो सीनियर चलो दोबारा से मिलते हैं। मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या वो अभी भी मेरे टच में रहना चाहती है? वेल मैं तो अब इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तभी सामने से वो टेलर आता है और उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है कि उसकी अपीयरेंस को देख करके लग रहा है उसका स्वॉर्ड्समैन का जो रूप है वो पूरे तरीके से निखर के आ चुका है। तो फिर इस समय पर ये बिल्कुल गेम के तरीके ही लग रहा है जैसा कि वो गेम में लगा करता था। और टेलर बोलता है कि वेल मैं इस समय पर तुम्हारे कर्ज के नीचे आ चुका हूँ तो थैंक यू। तभी पीछे से क्लेवियस चिल्लाता है कि हे टेलर ऐसा मत बोलो, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कब वो आकर के तुम्हारे पीठ पे छुरा भोंक दे। इसको सुनते ही जो सभी के सभी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हे क्लेवियस शांत हो जाओ, और तीनों की तीनों इतने खतरनाक तरीके से बोलते हैं। क्लेवियस भाई एक नंबर का डरपोक इंसान वो वहां पर रोते हुए बैठ जाता है। प्रिंसेस आती है और बोलती है कि एडवर्ड टेलर तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तो फिर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी काउंसिल स्टूडेंट के रूप में। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, लूसी ने तरकान को मारने में बहुत ज्यादा मदद करी और टेलर ने जो बेलोस्फर और उसी के साथ में ग्लासकेन था उसको भी मारा, तो उन पर फोकस करो। तभी एकदम से पीछे से एक लड़की आती है, वो बोलती है कि ओ मेरी, हम लोगों को पता है कि लूसी और टेलर ने भी अच्छा काम किया है लेकिन हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सर मारी है? तभी पीछे से जिक्स बोलता है कि हे वो तुम्हारे सीनियर है अलविरा, थोड़ी सी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाओ। इसको सुनकर के अलविरा बोलती है कि हे आखिर तुम उसकी साइड बार बार क्यों ले रहे हो? जिक्स बोलता है कि वो सीनियर है, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतने लंबे समय तक मैं सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर के साथ में डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं कोई भी ओरिजिनल स्टोरी लाइन को अफेक्ट ना कर दूं, लेकिन इस समय पर मुझे एक चांस मिला है उन पर अच्छे तरीके से उनको देखने का। इस समय पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है आफ्टर ऑल, क्योंकि मैंने इनको देखा है इनके दुनिया में अपने अपने रोल को निभाते हुए, और हर टाइम ये लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ते थे और जैसे जैसे टाइम बीतता था उतने ही ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाते थे। और टेलर की बात करी जाए, जैसे जैसे इसके सामने मुसीबतें आएंगी वो पहले से और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, और आइला भी उसी के साथ में टेलर के ही जैसे ताकतवर बनती जाएगी। और जो प्रिंसेस फोनिया है वो एक राजा के तरीके अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखेंगी और जल्द ही एक एडल्ट बन जाएंगी। जिक्स की बात करी जाए वो भी अपनी जो
सिविलाइजेशन है उससे निकल करके अब अपने नए रास्ते को ढूंढेगा। क्लेवियस भी अपने आप को पहचानेगा और जो एल्विरा है उसको पता चलेगा कि हर चीज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट और फन ही नहीं होती है। उसके अलावा लोरेथिल जो कि सिर्फ और सिर्फ एकदम गोल्ड के रुपए में ही पूरे तरीके से डूबी रहती थी, अब वो लोग अब दोबारा से अपनी जो लाइफ है एग्जामिन करेंगे और उसके बाद में जो सभी के सभी मेन कैरेक्टर हैं वो अपना अपना रोल निभाएंगे और अंत में जो ट्रॉफी है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पास पहुंचेगी। और ये इस वजह से है, मैं इसको अच्छे तरीके से जानता था, इसी वजह से मैं मुड़ गया। सीन दिखाया जाता है वो एक जगह पर जाता है वहीं पर खंडहर के बीच में और बोलता है कि भले ही चाहे मैं जितना भी इसके बारे में सोच लूं मुझे यहाँ पर आना ही था, क्योंकि जब जो प्रोटेगनिस्ट है वो चमकता है तो फिर कोई ना कोई उसके पीछे होना चाहिए। और एक कवर्ड होती है उसको खोलता है, उसके अंदर अपनी प्यारी कैरेक्टर लेटी होती है जेनिका। भाई साहब